नमस्कार, मैं बलवान सिंह। मुगल साम्राज्य, यह कक्षा 7वीं के इतिहास की पाठ्य पुस्तक का चौथा अध्याय है। इस पाठ का एक भाग हम पहले ही कर चुके हैं। अब इसका दूसरा भाग जो है करेंगे। मुगल साम्राज्य, पहले जो भाग था उसमें हमने बताया था कि जो मुग़ल हैं वे किस प्रकार से शुरुआत में भारत में आए, और जैसे कि आपको बताया कि 1526 में जो है बाबर भारत में आया था और उसने जो है यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। और उसके बाद जो है इसमें ये बताया था कि मुग़ल कौन थे, जो कि दो वंशों के वंशज थे। माता की तरफ से जो है चंगेज खान और पिता की तरफ से तैमूर, और वे तैमूर को अपना वंशज मानते थे, उसी पर गर्व करते थे। यहाँ पर इस चित्र में आपको बताया था कि तैमूर के साथ में जितने भी मुग़ल सम्राट हैं वो सारे बैठे दिखाई दिए हैं औरंगजेब तक। औरंगजेब के बाद के मैंने आपको तालिका में बताए थे, औरंगजेब के बाद कौन से आए थे। मुग़ल सैन्य अभियान के बारे में बताया था। शुरू का मुग़ल सैन्य अभियान जो भारत में था वो 1526 से शुरू हुआ था, और इसमें फिर जो है आपको तालिका जो बताई गई थी, इस तालिका के अंदर पूरे जो इनके सैन्य अभियान थे वो सारे दिखाए गए हैं। और इसमें जो लाल जो स्याही से जो लिखा हुआ है, जो लाल रंग की जो पंक्तियां हैं, ये ज़्यादातर इनके जो आपस में जो भाइयों के साथ इनके जो झगड़े थे या उनके बंटवारे थे उनके बारे में है। अब ये जो है चित्र जो मानचित्र जो दिया हुआ है, इस मानचित्र के अंदर आप 1605 ईस्वी के अंदर जो है अकबर का साम्राज्य दिखाया हुआ है, जो कि लगभग जो है उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत के अंदर फैला हुआ है, और जो है पूर्वी भारत के अंदर, पश्चिमी भारत के अंदर फैला हुआ है। और जो है ऊपर जो है ये काबुल से और कंधार जो है यहाँ से लेकर इधर पूर्व के अंदर जो है बंगाल तक है। ये बंगला जो लिखा हुआ है यहाँ पर, उड़ीसा तक, और नीचे जो है मध्य भारत के अंदर नीचे बरार तक। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा, बड़े को अधिकार मिलना, यानी ज्येष्ठ पुत्र को, बड़े पुत्र को अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होना, उसको ज्येष्ठाधिकार कहते हैं। लेकिन मुगलों में ऐसी परंपरा नहीं थी। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। शहदायाद का मतलब है कि उत्तराधिकार का जो विभाजन है वो सभी पुत्रों में कर दिया जाता था। जैसा कि आपको तालिका के अंदर बताया था, जिसमें रंगीन जो यानी लाल रंग से जो उद्धरण जितने भी थे उनमें पढ़कर देखोगे तो आपको पता चलेगा। और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों का जो है पता भी चलेगा, जो लाल रंग के लाइनें हैं। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। आप अगर तालिका को देखोगे तो उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने उनकी शक्ति को, उनके राज को स्वीकार करने का जिन्होंने इनकार कर दिया, उनके विरुद्ध उन्होंने अभियान चलाया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से, जब मुगल काफ़ी शक्तिशाली हो गए तो अब जो है बहुत सारे राजाओं ने, शासकों ने अपनी इच्छा से उनकी जो है सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अंग्रेजों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। यहाँ पर जो है
कॉलम में दिया हुआ है, बाईं तरफ देखिए कि राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र था, तो यानी अकबर की पत्नी थी जो कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर यानी वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। सांझा की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी। सांझा जहांगीर का पुत्र था, तो यानी जहांगीर की भी पत्नी थी एक जो राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो इस प्रकार से मुगलों ने वैवाहिक संबंध बनाकर भी उनके साथ जो है राजपूतों ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर उच्च पद प्राप्त किए और अपने राज्य की जो है सुरक्षा भी उनको मिली। सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। जैसे कि आपको इसमें बताया था कि जो सिसोदिया राजवंश के जो शासक थे राणा सांगा, ये सिसोदिया राजपूत वंश के ही थे खानवा के युद्ध के अंदर। परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया, मान सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें यानी वतन, उनका जो वतन था वो रियासत जो थी वो वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेकों शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। इससे उनका और ज़्यादा प्रभाव पड़ा, यानी उन्होंने उनको हरा तो दिया लेकिन उनको अपमानित नहीं किया। और इस प्रकार से जो है उन्होंने एक संतुलन बनाया जिसमें जो है भारत के शासक जो थे अब वो उनको मानने लगे, अच्छा मानने लगे और उनके ऊपर उनका एक प्रभाव पड़ा। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। आप अगर तालिका को एक बार और देखेंगे तो आप देखेंगे कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। इस अपमान का जो है क्या परिणाम हुआ, अब देखिए तालिका में जैसे कि बताया था कि मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले और उसके बाद उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। मनसबदार और जागीरदार, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूह को शामिल किया। मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह होते हैं उनको मनसबदार कहते हैं। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। तो यहाँ पर मनसब का मतलब है हैसियत या पद। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसब के आधार पर पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था और जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही होता था। तो जात का मतलब है कि घोड़ों की संख्या, जात का मतलब है घोड़ों की संख्या। तो अकबर के टाइम में जो है ये काफ़ी जो है प्रचलन में हुआ और इसमें जो
मनसबदार जिस जाति से होता था तो वो अपनी जो सेना बनाता था तो उसमें अपनी ही जाति के लोगों को ज़्यादा रख सकता था, और इससे दोहरे फायदा होता था। एक तो उसमें सभी जो जाति के लोग हैं वो अपनी अपनी जातियों को जो है उनको जो है स्थान मिल जाता था, और दूसरा फायदा ये होता था कि अपनी ही जाति के लोग जो है वो युद्ध के मैदान में ज़्यादा फेथफुल होते हैं, ज़्यादा जो है वफादार होते हैं। तो इस प्रकार से पद और वेतन का जो निर्धारण था वो जात की संख्या पर निर्भर करता था। जितनी जात की संख्या ज़्यादा अधिक होती थी, यानी घोड़ों की संख्या जितनी अधिक होती थी, उसको उतना ही बड़ा पद मिल जाता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। यानी मनसबदारों को क्या होता था कि भूमि मिलती थी और उस भूमि से जो है वो कर यानी लगान वसूल करते थे, और उस लगान से ही वे जो है अपना काम भी चलाते थे और अपने जो घुड़सवार जो होते थे उनको वेतन भी देते थे। जो ये भूमि जो होती थी, जो दी जाती थी, इस भूमि को कहते थे जागीर, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। इससे पहले के पाठों में हमने पढ़ा है इक्ता का मतलब है इलाका। जो इलाका जो होता है उसको इक्ता कहते हैं, लेकिन उस समय इक्ता का और इसमें जागीर में जो है अंतर ये है कि इक्ताओं की जगह बदलती रहती थी, और यहाँ पर जो है जागीर जो है वो बदलती नहीं थी। यानी उसका जो है उसके अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता था। जैसे इक्ताओं के अंदर जो है कुछ समय के बाद उस इलाके से उसको हटा दिया जाता था, फिर दूसरे इलाके में भेज दिया जाता था। ये थी उसी के अनुसार ही जागीर इक्ताओं की तरह। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न। मुक्ति कौन होता है? मुक्ति जो इक्ता का मालिक जो होता था, जिसको जब इक्ता मतलब इलाके का जो मालिक होता था उसको मुक्ति बोलते थे। तो मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। जो मुक्ति होते थे वो अपने इलाके पर रहते थे और वहाँ पर जो है वो शासन भी करते थे, प्रशासन को भी संभालते थे, और उसकी जो सेना की जो वहाँ पर भी सेना उनकी होती थी, उस सेना का रख रखाव भी उन्हीं का करने आता था। उस जो भी है सारा नियंत्रण मुक्ति का ही होता था। जबकि मनसबदार जो है वो अपनी जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही वहाँ पर प्रशासन करते थे। उनके पास जो है केवल एक अधिकार था कि जो जागीर उनके नाम कर दी गई थी वहाँ से वो राजस्व इकट्ठा कर सकते थे। ये अधिकार उनके पास था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्ण आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। यानी जितना जो जागीर दी जाती थी उस जागीर से जो राजस्व इकट्ठा होता था वो उतना ही होता था जिससे जो है मनसबदार का काम चल सके। अर्थात मनसबदार जो वेतन देता था घुड़सवारों का उसके लगभग बराबर ही हिसाब से बनाया जाता था। कभी इतनी ज़मीन जो हो, इतनी जागीर कि इससे इतना राजस्व प्राप्त हो कि ताकि मनसबदार अपने घुड़सवारों को वेतन दे सके। उससे ज़्यादा नहीं थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, ना उससे कम।
औरंगजेब के शासन काल तक पूछते पूछते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। यानी औरंगजेब के समय में अब जो है स्थिति बदलने लगी थी। मनसबदार को जो जागीर मिलती थी अब वो इतनी नहीं मिलती थी जिससे उसको पूरा वेतन हो, यानी वेतन से कम। और जो मनसबदार पहले होते थे अकबर के समय के दौरान और उसके बाद, अब मनसबदारों की संख्या भी बढ़ा दी गई। अब संख्या बढ़ाने के कारण जो है अब उनको जागीर मिलने का इंतज़ार भी करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी होगी, क्योंकि मनसबदार ज़्यादा हो गए तो नेचुरली है जागीरों की संख्या में कमी होगी। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया, जो कुलीन उसको कहते हैं, जो मुखिया है बड़े ग्रामीण, या स्थानीय सरदार के माध्यम से राजस्व देते थे। यानी किसानों से जो राजस्व एकत्रित करते थे कौन थे? मुखिया या वहाँ के स्थानीय सरदार। समस्त मध्यस्थों के लिए बिचौलिए, मध्यस्थ यानी बिचौलिए, चाहे वे ग्रामीण स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द प्रयोग करते थे। जो शब्द था वो था जमींदार। यानी वो चाहे शक्तिशाली सरदार हो या मुखिया हो, उसको मुगल जो है जमींदार ही कहते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया। फसल न लेने के बजाय नगद। प्रत्येक सूबे प्रांत को सूबा कहते हैं, प्रत्येक सूबे को जो है राजस्व मंडलों में बांट दिया गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई। यानी सूबे को क्या बना दिया? एक अलग अलग मंडलों में बांट दिया। और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। जब्त क्या है कि जो प्रांत था, प्रत्येक प्रांत जो भी था साम्राज्य के अधीन, हर प्रांत को कई सूबों में बांट दिया गया, और उसमें मंडलों में। तो एक एक मंडल के अलग अलग जो अलग अलग जो है उनके राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था बनाई गई। और प्रत्येक की जो फसल थी, हर फसल, एक सभी फसलों के एक समान नहीं, बल्कि हर फसल के लिए जो लगान की दर है उसकी अलग से एक सूची बना दी भाई, ये फसल है तो इस पर इतना लगान, ये फसल है तो इस पर इतना लगान। तो इस प्रकार की व्यवस्था को जो है राजस्व प्राप्त करने की, इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? जब्त। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। यानी कि जो जब्त व्यवस्था थी वो सभी जगह लागू नहीं हो पाई, और जो है उसके कारण जो
कुछ इसके कारण थे कि कुछ जमींदार काफ़ी शक्तिशाली थे जो विद्रोह कर देते थे, और कई जगह जो मुखिया और बाकी के जो लोग थे वो एक ही जाति के होते थे, तो वे एक साथ मिलकर जो है विद्रोह कर देते थे। और कई बार तो जो है किसान जो विद्रोह थे उन्होंने मुगल साम्राज्य को चुनौती भी दे डाली थी। ये देखिए नीचे जो दिया हुआ है अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबरनामा क्या है, आईने अकबरी क्या है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अबुल फजल होते थे एक, जो अकबर के करीबी दोस्त थे और उसके दरबारी भी थे। अकबर ने अबुल फजल को ये आदेश दिया कि वो उसके शासनकाल का इतिहास लिखे, और अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा, और इसका शीर्षक है अकबरनामा। 3 जिल्द का मतलब है कि 3 किताब बनी थी इसकी, 3 वॉल्यूम बने थे इसके अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, और तीसरी जिल्द जो है वो आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का वर्णन मिलता है, ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। अकबर की नीतियाँ, नज़दीक से एक नज़र। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे, और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। देखिए अकबरनामा की 3 जिल्द हैं, 3 वॉल्यूम है, और तीसरा जो है उसको हम कहते हैं आईने अकबरी, अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहते हैं, प्रांत को यानी सूबा, और सूबे के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे, यानी दोनों कार्य संभालते थे, वो सैनिक भी थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जिसे दीवान कहते थे। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, सैनिक वेतनाधिकारी, उसको हम बख्शी कहते थे उस समय। सदर यानी जो धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था। फौजदार सेना का नायक, सेना नायक, और कोतवाल जो नगर का पुलिस अधिकारी था। यानी कि पूरे साम्राज्य को सूबे में बांट दिया। सूबे का मालिक सूबेदार, सूबेदार जो है राजनीतिक व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था दोनों को ही संभालता था, और उसके सहयोग के लिए और भी जो है लोग होते थे। जो कौन कौन? बख्शी जो सैनिकों के वेतन से संबंधित उनका अधिकारी था, किसको कितना वेतन दिया जाए और उनको जो है कब दिया जाए। और जो सदर होता था वो धर्म के बारे में जो कार्य करते थे उसका मंत्री था, यानी धार्मिक और धर्मार्थवादी के लिए। फौजदार सेना नायक और कोतवाल नगर का अधिकारी। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। यानी जो नूरजहां है उसका नाम क्या था? मेहरुन्निसा। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक ओर उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ
बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश यानी फरमान, सरकारी जो आदेश होता है उसको फरमान बोलते हैं। चौकर मोहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग को सर्वोत्तम महिला बने। अकबर के अभिजात बड़ी सेना के संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए, यानी अपना स्वतंत्र जो है राज्य बना लिया। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सिकरी में था तो उसने उलेमा जो मुस्लिमों के अंदर जो एक धार्मिक पद होता है जो मुस्लिमों को उपदेश देते हैं, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक हैं और जरदुश्त धर्म, ये ईरान का है, ईरान इराक के अंदर जो जरदुश्त धर्म का प्रचलन है, के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती हैं। अर्थात जो विद्वान धार्मिक रीति से ही काम करते हैं तो वो एक ही मत को मानने लग जाते हैं, यानी अंध रूप से मत को मानते हैं, मतान्धता पर बल देते हैं, जो कि कट्टर होते हैं। और इससे जो है उनकी जो शिक्षाएं होती है वो शिक्षाएं अक्सर प्रजा के बीच जो है प्रजा को बांट देती है और उसमें जो है इम्बैलेंस बना देती है और असामंजस्य पैदा हो जाता है, उनके अंदर सही तालमेल नहीं रहता, जो कट्टरपंथी जो लोग होते हैं उनकी शिक्षाएं। तो ये अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गई। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। सुलह कुल क्या है? अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। यानी मुगलों ने जो प्रशासन है वो बड़ी कुशलता से चलाया और सैनिक व्यवस्था भी बड़ी कुशलता से की और इसके कारण इसके फलस्वरूप जो है आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। आर्थिक का मतलब है जिसका पैसे से लेन देन हो, धन के
का लेन देन जो है आर्थिक। और वाणिज्यिक का मतलब है कि हम वस्तुओं को जो खरीदते बेचते हैं वो लाभ प्राप्ति के लिए जब हम वस्तुओं को खरीद फरोख्त करते हैं तो उसको वाणिज्यिक कहते हैं। तो इसमें जो है समृद्धि में काफ़ी वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहाँ के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों यानी किसान और शिल्पकार, ये प्राथमिक उत्पादक हैं, इनके पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, गिरावट की ओर मुगल साम्राज्य बढ़ता गया, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के जो सेवक हैं वो स्वयं खुद की सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनाने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमा लिया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये छोटा सा कॉलम है, ये और पढ़ लेते हैं। राजा और रानियां। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे। इनमें ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 शामिल हैं। उनके राज में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। बेगार का मतलब है जिससे जबरन काम कराया जाए बिना कुछ दिए।
आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किए जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों में के बारे में पता लगाएं। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास 1588 से 1629 और इनसे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलयेविच 1530 से 1584, जो इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात है।